नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इंदर भैया, ये दूसरी संक्रमण की लहर के बीच यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन ये भी कहा है कि ब्लैक फंगस जो है उसकी चुनौती अभी ख़त्म नहीं हुई है। उन स्थितियों में जो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की है, उस सारे विषय कैसे देखते हैं आप? पहली घोषणा तो वैक्सीनेशन को लेकर की गई है और वैक्सीनेशन की घोषणा के साथ आसमान साफ हो गया। विपक्ष के महामारी के समय, आपदा के समय अपनी ज़मीन तलाशने का जो अवसर तलाश रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। 50% वैक्सीन हमने उपलब्ध कराया, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने उपलब्ध कराया और साल भर के भीतर भारत के अंदर उत्पादन हुआ। एक भारत बायोटेक वो पूर्णतः स्वदेशी था, दूसरा जो सीरम की मदद से आधार पूनावाले जी ने सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया था, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की मदद से कोविशील्ड, उसको लेकर इन्होंने क्वेश्चन किए। राहुल गांधी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, तमाम नेताओं ने, यहाँ तक कि भूपेश जी ने कहा कि हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे, इसका ट्रायल, थर्ड ट्रायल चल रहा है, इसके ट्रायल कंप्लीट नहीं है, जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। आज उसकी एफिकेसी 81% है। इसके सारे वेरिएंट पे कोवैक्सीन कारगर है। सारे विश्व के रिसर्चर्स ने, WHO ने मान लिया। वो वैक्सीन की बात नहीं करेंगे। एक साल में वैक्सीन उपलब्ध कराने के इस क्रांतिकारी कार्य का कोई विपक्ष सराहना नहीं करेगा। अब वैक्सीन को डम कर देना, आपने देखा राजस्थान में वैक्सीन एक वायल में 10 डोज लगाई जा सकती है, 2 डोज लगाने के बाद फेंकते हुए। राजस्थान की सरकार की क्या नियत थी? 1,70,000 वायल यहाँ पर डोजेज बर्बाद हुए हैं वायल, और उसके बाद में संख्या बढ़ी है। जितनी बर्बादी वैक्सीन की छत्तीसगढ़ में हुई, कोवैक्सीन आने के बाद 3-3 महीने तक धरा रहा गया कि हमको नहीं लगाना है। ये इन्होंने किया। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ लोग तो, गलत तत्व लोग, देश विरोधी ताकतें, ये उस पर क्वेश्चन लगा ही रहे थे, पर ये विपक्ष के रूप में जिम्मेदार अपनी भूमिका के निभाने के बजाय वैक्सीनेशन को फेल करके, महामारी को भयावह बनाकर सरकार को बदनाम करने के लिए इन्होंने इसका भी विरोध किया, लॉकडाउन का। और अभी दूसरे लहर में लॉकडाउन लगाया, राज्य सरकार को ही जिम्मेवारी दे दी कि भाई आप देख लीजिए। उन्होंने कलेक्टर से कहा, लेकिन उनका निर्देशन जो आया राज्य से, उसी का पालन कलेक्टर ने किया, लेकिन लॉकडाउन को सही ठहराया। तो वो आज सही था लॉकडाउन, तो उस समय जो लॉकडाउन मोदी जी ने किया, उसका कितना विरोध किया गया था। और अब तो मोदी जी ने अपनी घोषणा में कहा है कि हम 75% वैक्सीन 18 से अधिक उम्र वाले, यानी सभी नागरिकों को, 18 वर्ष में ही नागरिक बनता है, उसको मताधिकार मिलता है, और 18 साल से ऊपर की आयु के सभी लोगों को 75% वैक्सीन केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराएगी फ्री में जी, और निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत भी केंद्र सरकार ने तय कर दी है 150 रुपये, और उससे अधिक कोई लेता है तो राज्य सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। ये जो नवंबर तक की ऑक्सीजन की भी उत्पादन बढ़ाया गया। जब तक कोर्ट ने ऑडिट की बात नहीं की थी, 900 मीट्रिक टन खपत थी और सीधे 500 में आ गया केजरीवाल। ऑक्सीजन तक को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, आग तक लगाई गई है। आपको पता है कि पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा था। उस षड्यंत्र का जवाब वैक्सीन को लेकर और इस महामारी से लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर बताया कि सारा विश्व उनके नेतृत्व को स्वीकार करता है और विपक्ष
मोदी जी के विरोध में भारत को भी कटघरे में खड़ा करने के लिए बदनाम भारत कहने में भी बाज नहीं आते। कमलनाथ जी बोलते हैं बदनाम भारत, और यशस्वी भारत की बजाय बदनाम भारत बोलने की जरूरत करने वाले कमलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है। दूसरी बात, उन्होंने गरीबों के लिए पहले भी अनाज, पहले फेज में आपने देखा होगा महीनों अनाज की उपलब्धता हुई। अभी फिर से 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को 135 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा मोदी जी ने की है। इतनी बड़ी घोषणा के बाद भी ये जो विपक्ष है ये इसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखता है? ये कहता है कि ये घोषणा पहले क्यों नहीं की गई। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि ये घोषणा पहले करनी थी, ये घोषणा पहले करनी थी। तो क्या लगता है ये विषय जो है इतना संवेदनशील विषय है जिसमें लगातार मौतें होती रही हैं, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा जी, मुरली मनोहर जी जोशी, हमारे केंद्र के मान्य आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे समर्पित राष्ट्रभक्तों का विपक्ष देखा है, भैरव सिंह शेखावत। और इस समय विपक्ष का नेतृत्व कैसा है? अगर आप राहुल गांधी को नेतृत्व मानते, विपक्ष मानते हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग उनको पूरी तरह से आत्मसात करते हैं? क्या वो ट्विटर में वही काम करते हैं जो टूल किट में किया, या उसके पहले जो टूल किट उजागर हुआ था? वर्ल्ड के बहुत सारे लेफ्टिस्ट जिन्होंने हरकतें की थी भारत और भारत की व्यवस्था को, सिस्टम को बर्बाद करने के लिए और एक अविश्वास की स्थिति और भयावह बताने के लिए, और लगातार उसी नक्शे कदम पर जो लेफ्ट खत्म हो रहा है, क्या आप ममता जी को विपक्ष कहेंगे? क्या उस अखिलेश जी को विपक्ष कहेंगे जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं बचे हैं और वो ये कहते हैं कि ये मोदी वैक्सीन है? क्या विपक्ष जिम्मेदारी से काम कर रहा है? क्या विपक्ष की भूमिका सकारात्मक है? राजनीतिक चश्मे से देखे, सवाल करने का उनका हक है, प्रजातंत्र में सवाल खड़ा करे, अगर कोई कमी है उसको सामने लाए, दृढ़ता से सामने लाए। लेकिन उनके सामने ऐसा करने के बजाय अपनी तमाम ताकतें, और जितने राष्ट्र के भीतर और राष्ट्र के बाहर, चाहे वो शाहीन बाग देख लो, किसान आंदोलन देख लो, इस सब के पीछे, चाहे आप किसी भी प्रकार से अव्यवस्था फैलाना हो, इन सब के पीछे विपक्ष का एजेंडा देश को अस्थिर करना है। मोदी को, देश अस्थिर होगा तो मोदी बदनाम होंगे। लेकिन ये देश के बारे में सोचते तो आगे किया, पीछे किया, आपने क्या किया? आपके राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें रही है, उन सरकारों का कौन सा रवैया जिम्मेदार ना रहा? आप खुद देख रहे हैं, अमरिंदर की सरकार है पंजाब में, उन्होंने प्राइवेट, जो केंद्र से मिला हुआ वैक्सीन है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। 400 रुपये का वैक्सीन 1100 रुपये में बेच दिया। तो ये जांच का विषय है जी। अभी भी जो विरोध हो रहा है, एक तरफा विरोध हो रहा है, वो मोदी का विरोध कर रहे हैं, देश का विरोध कर रहे हैं, या टूल किटी षड्यंत्र का हिस्सा अब भी वो बने हुए? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी का तो विरोध ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी किए, उनको कितनी बार कटघरे में खड़ा किया, कितने जांच एजेंसियों ने उनको परेशान किया, और मोदी जी सत्ता में आए तो ये इनकी संख्या क्या रही? ये नेता प्रतिपक्ष बनाने की हैसियत नहीं रही, 10% सांसद चुन कर नहीं आए। आज केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर भी शतक नहीं बना सक रहे हैं, 100 के आंकड़े से कम हो जाने वाले। 19 तारीख को राज्यसभा के इलेक्शन है, और जो सदन में स्थिति, उच्च सदन में जो स्थितियां रहेगी कांग्रेस की, उसको भी आप देख लेंगे। तो जनता तो बिल्कुल दूसरी बार 303 सीटों के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को जनादेश दी है। उस जनादेश का, उस सदन का ये अपमान कर रहे हैं, और लगातार उनके प्रवक्ता किसी सड़क छाप गुंडों की तरह व्यवहार करें, लड़ाई झगड़ा करें, अपशब्दों का उपयोग करें, उससे जनता, और कुतर्क करें,
उससे जनता उनसे और दूर हो रही है। हमने कांग्रेस मुक्त, हमारे नेता अमित शाह जी ने कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये कहा, कांग्रेस अगर जिम्मेदार रहे देश के प्रति, जो कांग्रेस पार्टी पहले देश में सत्ता में रही इतने सालों से, आज उसका इतना पतन नहीं होता तो देश कांग्रेस मुक्त क्यों कह रहे हैं हम? देश में एक जिम्मेदार विपक्ष रहना चाहिए। वो जिम्मेदारी में राष्ट्र पहले होता है। हमारे लिए तो, हमारे दल के लिए तो नेशन फर्स्ट है ना। अगर अच्छा काम करेंगे बघेल जी तो हम सराहना करेंगे। आज केंद्र सरकार कोई अच्छा काम कर रही है इस महामारी से निपटने के लिए। राज्य फेडरल सिस्टम में राज्य को केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि आप वैक्सीन लाओ बर्बाद कर दो, ये नहीं कि आप समय पे उपलब्ध मत कराओ। अगर केंद्र कह रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो तो आप अलग अलग ढंग से लाइन लगाओ, फिर हाई कोर्ट कहे कि भाई आपने ये गलत निर्णय लिया है, ये बीपीएल के लिए, एपीएल के लिए, और इस तरह से करो, इसमें आरक्षण मत करो। हर जगह आपने बदहवासी से जो भी निर्णय लिए हैं, आप ही का नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ है, विपक्ष का नुकसान हुआ है। और मोदी जी फिर से हर चुनौतियों से खरा उतरते हुए देश की जनता के मन में, दिलों में राज करते हैं, और आने वाला भविष्य भी इसको स्पष्ट करेगा। क्योंकि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फेडरल सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अपना अपना काम करती है। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप कार्यपालिका में कुछ ज़्यादा असहज महसूस किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये तीनों विंग अपनी अपनी जगह करेक्ट काम करते हुए दिखते हैं आपको? देखिए साहब, पहली बात तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये लेफ्टिस्ट इसको हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। जब कोई राष्ट्र के सपेक्ष बात करता है तो वो धर्मनिरपेक्षता के इनके विरुद्ध जाता है, और जब राष्ट्र के विरुद्ध बात करता है उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, राहुल गांधी जी समर्थन देने जाते हैं, लेफ्ट के डी राजा जाते हैं, केजरीवाल जी उनको समर्थन देने जाते हैं। ये कहते हैं कि कन्हैया कुमार ने और जितने राष्ट्र विरोधी तत्वों ने वो जो नारा लगाया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। मुझे ये बताएं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप क्या राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? रही बात फेडरल सिस्टम में राज्य और केंद्र के अधिकार और कर्तव्य दोनों सुनिश्चित है, और इसके चलते अगर आयुष्मान योजना किसी राज्य को लागू करना है, केंद्र सरकार 5 लाख रुपए तक प्रत्येक गरीब परिवारों के चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त करती है, तो क्या आप उसको उपलब्ध नहीं कराएंगे? क्या प्रधानमंत्री आवास 2024 में सभी गरीबों के पक्के मकान बन जाए, सभी लोगों के, कोई खपरेल काल कवेलू पोस्ट मकान न रहे, कच्चे मकान न रहे, कोई घर विहीन न रहे, तो आप उसको सबोटेज करने के लिए अपने हिस्से की 20% राशि बघेल जी जमा ना करें केंद्र सरकार में, और उसका काम रुक जाए और केंद्र को आप बदनाम करें? क्या 150 रुपया रोजगार गारंटी के लिए 150 दिनों का काम, पहले तो यूपीए सरकार में 100 दिन आता था, 50 दिन रमन सरकार देती थी, क्या 150 दिन के लिए हम काम उपलब्ध कराते हैं? आप धन उपलब्ध करा रही केंद्र सरकार, आप उसका सही समय में क्रियान्वयन नहीं करेंगे? क्या फेडरल सिस्टम के नाम पर आप केंद्र के कानूनों को लागू करने से आप आनाकानी करेंगे? केंद्र के द्वारा जो सुधार के नाम पर देश में इम्प्लीमेंट करना है, कोई कानून सदन में पास करती है जहाँ पर स्वस्थ तरीके से डिस्कशन भी कराया जाता है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, उसके बाद वो अनुमोदन होके आता है चुनी हुई सरकार के द्वारा, और उस को राजपत्र में छपने के बाद आपकी ड्यूटी है उसको क्रियान्वयन करना, लेकिन आप उसमें भी कोताही करते हैं। तो क्या फेडरल सिस्टम का मजाक आपने नहीं बनाया है? क्या जो आपके दायरे में नहीं है वो काम करेंगे? कितनी ओछी हरकतें विपक्ष ने अन्य राज्यों में किया है वो आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है पेंडेमिक को लेकर, केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि वैक्सीनेशन के मामले में कब तक वैक्सीन लगाएंगे, तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा पढ़ा है उसमें विधायिका कितनी मजबूत है, उस हलफनामे को आप पढ़ लें। महामहिम न्यायालय के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, ये मर्यादा है। कांग्रेस के लोग, चाहे वो गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, और कई मुद्दे जो राम मंदिर के हैं, 3 तलाक के हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा हो, या कई याचिकाएं जो दायर की जाती है, चाहे वो 370 को हटाने के लिए, उसमें अगर के न्यायालय के फैसले आते हैं उसमें असहमति ही नहीं जताते, बल्कि न्यायालय को भी पक्षपात करने का आरोपी बना देते हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं काम करती है उसको भी पक्षपाती बता देते हैं। भाजपा के लोग ऐसे नहीं करते हैं। भाजपा के लोग अपने खिलाफ, वहाँ से भी कोई इलाहाबाद कोर्ट, उत्तर प्रदेश का कोर्ट अलग अलग बात कह देता है, मद्रास का न्यायालय कोई अपनी बात कह देता है कि आपने चुनाव क्या कराया, क्यों कराया। तो विधायिका के मामले में हस्तक्षेप जरूर लगता है, लेकिन बहुत संयम बरतते हुए अब जब समय आता है तो केंद्र सरकार अपनी पूरी दृढ़ता से आप उसके हलफनामा को पढ़ लें। और कहीं पर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और ऐसा नहीं कहते कि वो न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रहे। न्यायपालिका ने समाधान किया। अभी हाल में ही देखो आप, जूही चावला ने क्या लगाया था न्यायालय में, एक याचिका दायर की थी, 20 लाख रुपए फाइन हुआ है उनको फाइन कर दिया गया। किस विषय पर लगाया गया था? किस विषय पर लगाया गया था? 5G चालू मत करो। जी जी, ठीक है ना। ठीक। 4G अभी हमारे यहाँ है। दुनिया कहाँ जा चुकी है, और तकनीकी का और विज्ञान का विरोध करने के लिए ये एक्टिविस्ट बन के खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 लाख रुपए उनके ऊपर लगा दिया। ऐसे कई लोग जा रहे हैं जो हर बारी विधायिका को केंद्र में व्यवस्था से जो वो लगे हुए हैं, कानून बने हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन आपने राम मंदिर की चर्चा की है और बहुत बड़ा मुद्दा रहा है देश का, जिससे करोड़ों लोगों की, विश्व के हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी रही हैं। इस पर कहा जाता है कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या इस पे भी जो लगता है कि विवाद होंगे और न्यायालय ही अंतिम निर्णय देगा? क्या ये गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब वाला ये देश मिल बैठ के क्या अपनी समस्याएं हल करने में अक्षम है, या कहाँ पर क्या कमियां हैं? कांग्रेस के लोग क्या बोलते थे? कांग्रेस केंद्र ने जो हलफनामा दिया था, राम कल्पना है। जो यूपीए सरकार के समय कपिल सिब्बल जी उनके वकील थे, राम कल्पना है। वो राम मंदिर के कभी पक्ष में रहे नहीं। जरूर ताला खुला था राजीव गांधी के समय, जनमानस के को देखते हुए, हिंदू भावनाओं को देखते हुए। और संघ भाजपा ने तो बहुत कुर्बानियां दी है। विश्व हिंदू परिषद ने, देश के ऐसे लोग जो देश में राम को संस्कृति का पर्याय मानते हैं, और राम ही संस्कृति है। हमारी संस्कृति, राम को जानेगा वो भारत की संस्कृति को समझेगा। उसमें बार बार नारा लगाते थे, ये चुनाव के समय बोलते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और बाद में जब हमारा बहुमत आया तो हम पर बोलते थे कि ये इनके पास बहुमत है, ये कानून क्यों नहीं बना लेते। कानून बनाते तो कानून के रूप में, ये कल बोलते कि गलत इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया है। ना केवल सुप्रीम कोर्ट से, भाई सुप्रीम कोर्ट में 5 जज जब बैठते हैं और जो फैसला होता है वो संविधान पीठ, सुप्रीम से भी सुप्रीम हो जाता है। संविधान पीठ ने फैसला लिया, राम मंदिर वहीं बनेगा जहां राम जी का जन्म हुआ था। और बाबर का सेनापति मीर बाकी उस मंदिर में एक बारी उसको ध्वंस करके, उसका स्वरूप बदलकर एक बारी नमाज पढ़ा था, उसके बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। सारे तथ्यों को मानते हुए, आर्टिकल क्या बोलना चाहिए, उसके पुरातत्व सर्वे को भी मानते हुए, और उस फैसले को दिया। जनता खुश थी और
मोदी जी के सरकार का कितना संयम था उसमें देखा गया, और किस तरह से उन्होंने सभी उस चीज़ों को, अगर कोई एक आध जज इन्फ्लुएंस में आ सकते थे केंद्र सरकार की, इस संविधान पीठ का फैसला है। और उन सब माननीय संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी कि कुछ ज़मीन, कुछ मस्जिद भी बना ली जाए, और उनको दिया गया बाबरी एक्शंस कमेटी को अयोध्या में, उसकी पंचकोसी परिक्रमा से बाहर। जहाँ तक तय बात है कि मथुरा में भगवान कृष्ण का जो स्थान है, जन्म स्थान है, वो काल कोठरी, उस स्थान पर आक्रांताओं ने मस्जिद बनाई थी। ये भी तय है कि काशी विश्वनाथ में आज नंदी जी जिधर मुख किए हैं उधर ज्ञान व्यापी मस्जिद है, लेकिन हम किसी भी तरह से संविधान और संविधान के बाहर जाकर कोई बात नहीं करेंगे। तो झांकी है या बाकी है ये तो बात की बात है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका ज्ञान व्यापी काशी विश्वनाथ के विषय में ग्राह्य कर लिया है। उस पर सुनवाई होगी, उसमें भी दो पक्ष है वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए राम मंदिर के सारे दूसरे पक्षकारों में, जो अयोध्या के जो ओरिजिनल पक्षकार हैं वो तो मान गए थे, लेकिन जो ये लोग ओवैसी वगैरह, शहाबुद्दीन वगैरह की जो कमेटी है वो घुस गई थी। उन्होंने मामले को उलझा के रखा ताकि ये बाकी दो की भी मांग मत करे हिंदू समाज, इसीलिए यही भय था उनका। और ये भविष्य में जब भी होगा भारत की न्यायपालिका के मार्फत ही होगा, जो भी फैसला होगा, जिसके भी पक्ष में फैसला होगा, इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये भारत के करोड़ों करोड़ हिंदू आस्था का प्रश्न है, और इसमें भगवान जी स्वयं अपनी चीज़ें तय करते हैं, क्योंकि हम घोर आस्थावान लोग हैं, इसलिए इसमें एडवर्स कोई कमेंट्स मैं नहीं कर सकता। जहाँ तक हमारे लोगों का स्पष्ट मानना है, आस्था के अनुसार और सही में तथ्य के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि आक्रांताओं ने हमारे प्रमुख देव स्थलों को भी नुकसान पहुंचाकर उसका स्वरूप बदला है। वहाँ पूजा घर की जगह अपनी इबादत गाह भी बनाई हो। हम उनका भी सम्मान करते हुए हम न्यायालय से फैसला भविष्य में चाहेंगे, और क्या होना है वो तो समय बताएगा, लेकिन इस पर कोई राजनीति या वोटों की राजनीति नहीं है। बस मतलब ये तो आप स्वीकार करते हैं कि देश के सारे उलझे हुए मामलों का फैसला न्यायालय से होना है, राजनीति सक्षम सिद्ध नहीं हो पा रही है, क्या इसे स्वीकार करेंगे? देखिए, भाजपा के प्रति मुसलमानों के मन में अज्ञात भय को लंबे समय से बिठा कर रखा गया है कांग्रेस के द्वारा, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो उलझनों को बनाए हुए रखती है, आपस के तनाव को बनाए हुए रखती है, जो फायदा देती है उनको वोट बैंक के रूप में मिलता है। भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में जो है वो बताइए कहाँ पक्षपात कर रही है? क्या प्रधानमंत्री आवास हिंदुओं के अलावा उनको नहीं मिल रहा है, या कोई भी सुविधाएं, कोई भी योजना उन तक नहीं पहुंच रही है? जब भी मोदी जी बात करते हैं 135-37 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं करते। उनके हाथ में कंप्यूटर देने की बात करते हैं, उनको शिक्षा देने की बात करते हैं, पंचर बनाने लायक नहीं रखते। ये तो पंचर ही बनाने लायक रखे हैं और वोट लेते आए हैं। इनका जो वो है, अब मामला उजागर हो गया है, और धीरे से बाकी समुदाय भी समझ जाएगा। जो हमारे समुदायों के बीच में जिन बातों को लेकर विवाद है, उसमें वो भी, उनके भी बुद्धिजीवी सोचेंगे कि जैसे हमारी आस्था है अपने धर्म के प्रति, अपने नबी के प्रति, वैसी ही आस्था हिंदुओं की भी है। इस देश के करोड़ों लोगों की है, उन आस्थाओं पर अब हम ज़्यादा दिन विवाद बनाकर ना रखें। और ये अगर इस प्रकार की उदारता उनके मन में भी प्रस्फुटित होती है तो विवाद का कोई विषय ही नहीं रह जाएगा। देश का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, लेकिन अब और बंटवारा नहीं करना है, और सभी लोग मेन स्ट्रीम में जुड़े,
इसलिए सबका साथ सबका विकास ये नारा मोदी जी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस कितने दिन डरा के रखेगी अल्पसंख्यकों को कि भारतीय जनता पार्टी से आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपकी कम्युनिटी को खतरा है, और ये बात समझ गए हैं वो लोग भी धीरे धीरे। लेकिन अभी जो एक नया प्रश्न और जन्म लिया है, सीए तो नेपथ्य में है अभी, लेकिन भारत सरकार का एक निर्णय है कि गैर मुस्लिमों को जो दूसरे आसपास के देशों में बसे हैं उनको सम्मानजनक इस देश में नागरिकता प्रदान करने की जो योजना है। सीएए क्या है? सीए जो है वो नागरिकता रजिस्टर है, एक नागरिकता रजिस्टर एनपीआर है, वो अलग चीज़ है। सीए है अपने यहाँ सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल आया है, सिटीजनशिप के लिए नागरिकता कानून आया है, उसमें संशोधन आया है। नागरिकता कानून में जो विदेश से आते हैं उनके लिए नागरिकता देने का कानून जो है प्रावधान है, उसमें संशोधन आया है, अमेंडमेंट एक्ट। सीए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उसमें जो भारत के लोग हैं 137 करोड़ में 22 करोड़ लगभग मुस्लिम हैं, उनकी किसी की नागरिकता खतरे में है क्या? नहीं। और बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों में सिख, हिंदू समाज के दूसरे हिस्से सिख, जैन और हिंदू, क्रिश्चियन भी अल्पसंख्यक है हमारे देश में। क्रिश्चियंस को भी कांग्रेस ने डरा के रखा था, भाजपा के साथ उतनी संख्या में लोग नहीं जुड़े हैं, कुछ लोग ही जुड़े हुए हैं इतने बड़े देश में। क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले लोग अभी तक कांग्रेस के वोट बैंक बने हुए हैं, लेकिन वो भी धर्म के कारण सताए जा रहे हैं। इस निंदा कानून में पाकिस्तान पे उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है, उनको धार्मिक आज़ादी नहीं है। 15% हिंदू थे, 1.5% बचे हैं और यहाँ वर्षों से पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान से हिंदू आके, सिख आके यहाँ हैं, अभी भी काफ़ी संख्या में सिख भाई पंजाब में आए हैं पाकिस्तान से, वो अपनी नागरिकता के लिए तरस रहे हैं, उनको आसानी से नागरिकता मिले, इसलिए सीएए पास हुआ है, ये कानून पास हुआ है। और उसके तहत पहली और बड़ी घोषणा हुई है कि सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी लोग, चकमा बौद्ध आए थे हमारे यहाँ बांग्लादेश से, बौद्ध शरणार्थी, हमारे सिंधी भाई शरणार्थी के रूप में आए, पहले उनको नागरिकता मिली। अभी भी काफ़ी संख्या में हमारे सिंधी हिंदू भाई हैं, सिंध से आए हैं। पंजाब से हमारे सिख भाई आए हुए हैं और भी दूसरे पंजाबी आए हैं। अफगानिस्तान से काफ़ी संख्या में सिख आए हैं और उनको अभी भी प्रताड़ना मिल रही है। अगर वो आते हैं वो कहाँ जाएंगे? भारत में अगर उनको शरण नहीं मिलेगी और उनको नागरिक नहीं बनाया जाएगा आसानी से, तो कहाँ के रहेंगे? अरे बहुत सारे अफगानी मुसलमान दिल्ली में हैं बहुत वर्षों से, ज़रूरत पड़ेगी उनकी भी नागरिकता की जाएगी। उनको एक नागरिक कानून अलग है, उसमें एक क्लास है जो वहाँ से मुस्लिम आते हैं। अदनान सामी को मिला है इस देश में नागरिकता और बहुत सारे मुस्लिमों को मिला है, उन सब मुस्लिमों को भी मिलेगा। लेकिन रोहिंग्या जो आतंकी है वो घुसपैठिए के रूप में आ जाए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो बम फोड़ रहे हैं वो घुसपैठिए के रूप में आ जाए, उनको हम कैसे नागरिक मान ले? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, डिपोर्ट किया जाए। तो ये जो सीएए है वो लागू है। एनपीआर तो पूरे देश के जनसंख्या का एक जनसंख्या जो सेंसस होता है, सेंसस यानी जनगणना होती है, उसमें आता है। उसमें जो क्लास रहता है वही क्लास है। उसमें हमारे देश में कितने लोग हैं उनके पास आधार कार्ड है, उसके आधार पर उनका एक बार पंजीयन होना है। उसको तो अभी लागू नहीं किया गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। अगर ये कितना प्रचार किए कि ये शेल्टर हाउस में भेज देंगे, चीन में होता है जो चीन के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, सिंजियांग क्या है प्रांत, उसमें उइगर मुसलमानों के साथ जेलों में भेज देते हैं। कौन से सेंटर में भेज दिया जाता है? श्रम जेलों में उनको काम करवाया जाता है उनसे। हाँ।
तो यहाँ इतनी विपरीत परिस्थितियां यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत सम्मान नहीं, के साथ यहाँ है। सम्मान के साथ लेकिन है। ये जो भाव भरा जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के नागरिक हो, ये हीन भावना उनके अंदर से ये जो गलत लोग जो भर रहे हैं वो निकलने से इनको लाभ है स्वयं, ये इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? जो लोग सत्ता में थे उन्होंने एक परिवार का प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना रखा है, गांधी परिवार। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ये समझते कि हम देश में सत्ता के लिए हम ही इंटाइटल है, ये राजशाही है, और कोई दूसरा बना है, दूसरे दल के बने हैं तो हम किसी भी तरह से उसको हम सहन नहीं करेंगे। और सहन नहीं करेंगे इस बदहवासी में समाज के हर एक प्रत्येक वर्ग में घुसकर अराजक की स्थिति पैदा करो। और बेचैनी उनकी है, परेशानी उनकी है, और वो अब समय आ गया है। बहुत सारे मामले में वो बेल पर है, और ये भी स्पष्ट हो गया कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया के साथ उन्होंने समझौता किया। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के उनके जो अध्यक्ष हैं चीन के मुखिया, कमांडर इन चीफ, वो दस्तखत कर रहे हैं, पीछे सोनिया जी, जिनपिंग खड़े हैं। ये भी स्पष्ट हुआ 90 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में हुआ। ये भी स्पष्ट हुआ कि हमारे फैक्ट्रीज बंद हुई है, उनका पूरा माल हमारे यहाँ डंप होता रहा है, और 23,000 करोड़ का व्यापार घाटा इस देश को हुआ है। और तब से लेकर अब तक चीन जो कह रहा है, पाकिस्तान जो कह रहा है, वो बात इनके द्वारा की जाती है। इनकी बातों को वहाँ कोर्ट, UN से लेकर हर जगह वो कोर्ट करते हैं, और सारा समाज समझ रहा है, सारा देश समझ रहा है इन चीज़ों को। और अगर ये लंबे समय तक यही करते रहे तो हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत अपने आप हो जाएगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।